जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 53 साल के बाद पेंशन, क्या बात। जज साहब को और वकील साहब को सत सत नमन, जिन्होंने ये कारनामा किया और हजारों एम्प्लॉयज़ जो इस तरीके से पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनके लिए रास्ता खोला। क्या है पूरा मसला, देखिए। इस तरीके से ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का एक केस है जो कि 28 अक्टूबर 2021 को ये फैसला आया है। माननीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी और ऑनरेबल वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे जी जो कि मेंबर हैं, और ये केस लड़ा है जो एप्लीकेंट के काउंसिल हैं, वकील हैं, पुष्पेंद्र कुमार ढाका और श्री रमाकांत गुप्ता जी की तरफ से। इसमें प्रेयर क्या है, केस क्या था, उन्होंने प्रेयर क्या की है, देखिए। ऑर्डर में यहाँ पर लिखा है, पहली प्रेयर, द डिसेबिलिटी ऑफ लेट हस्बैंड ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो प्रार्थी हैं उन्होंने अपना जो उनके स्वर्गवासी पति हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए कहा है कि उनको जो बीमारी थी जिसके कारण वो बोर्ड आउट हुए उसको एट्रीब्यूटेबल एंड एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस किया जाए। दूसरी उनकी प्रेयर, दैट द लेट हस्बैंड ऑफ एप्लीकेंट बी नॉशनली डिक्लेयर्ड इंटाइटल्ड फॉर इनवैलिडमेंट पेंशन, यानी कि नॉशनली उनके हस्बैंड को इंटाइटल्ड किया जाए इनवैलिडमेंट पेंशन के लिए। और तीसरी प्रेयर थी, दैट द प्रेजेंट एप्लीकेंट, यानी कि प्रार्थी जिन्होंने ये कोर्ट केस किया है, विडो ऑफ द लेट सोल्जर जो कि आज नहीं हैं, उनको पेंशनरी बेनिफिट दिया जाए, ग्रांट किया जाए। और चौथी प्रेयर, द एरियर ऑफ पेंशनरी बेनिफिट, यानी कि जो पेंशनरी बेनिफिट हैं कोर्ट केस करने से प्रायर 3 ईयर्स 3 साल पहले तक का उनको दिया जाए। और लास्ट जो उनकी 5वीं प्रेयर थी वो ये थी कि अगर कोर्ट माननीय न्यायालय ये पाता है कि कुछ और भी उनको बेनिफिट मिलने चाहिए तो उनको भी ऐड किया जाए। इस तरीके से उनकी प्रेयर थी। लेकिन उसके बारे में फैक्ट क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, वो इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे। सिपाही प्रेमराज जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, वो 1963 में सेना के अंदर भर्ती हुए थे और 2.5 साल के बाद 1965 में उनको बोर्ड आउट कर दिया गया सेना से, और वो भी 20% डिसेबिलिटी के साथ। और उन्होंने जब उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अप्लाई किया तो उनको 1966 में उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरीके से उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली। और दोस्तों 2006 में 40 साल 3 महीने के बाद, यानी पूरे 40 साल 3 महीने के बाद में वो स्वर्गवासी हो गए। वो अपनी जीवन यात्रा करके स्वर्ग से धार गए। उसके 13 साल बाद 2019 में उनकी विधवा ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया पारिवारिक पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए, क्योंकि उनका जो हस्बैंड थे, उनके जो स्वर्गवासी पति थे, वो मेडिकल बोर्ड आउट हुए थे सर्विस से, लो मेडिकल कैटेगरी में। ये है ब्रीफ उनकी हिस्ट्री जो बताई गई है। अब यहाँ से आगे देखिए, एप्लीकेंट के जो एडवोकेट है, वकील साहब हैं, उन्होंने कुछ तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि उनका जो एप्लीकेंट है, प्रार्थी है, जिन्होंने ये केस किया है, उनके हस्बैंड डिस्चार्ज हुए से सर्विस से मेडिकल ग्राउंड पे, तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए था, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। क्योंकि जब वो सेना में भर्ती हुए थे तो वो मेडिकली फिट थे, और जब वो रिटायर्ड हुए हैं तो मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं। तो वो जो प्रॉब्लम हुई है वो सेना के कारण हुई है, इसलिए उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, इसलिए उनको पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रेयर की है, ऐसा उन्होंने कहा है। फर्दर उन्होंने कहा है कि जो सर्कमस्टेंसेस थे उनके मुताबिक एप्लीकेंट के स्वर्गवासी पति इंटाइटल थे डिसेबिलिटी पेंशन के, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने कहा। और इस संदर्भ में उन्होंने
एक केस ऐसा ही था, सिमिलर केस था, जो कि एफटी चंडी मंदिर में लड़ा गया, जिसमें एप्लीकेंट श्रीमती इंदर कौर थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उनको पेंशन ग्रांट की गई थी। ये उन्होंने सपोर्टिंग में एक रेफरेंस दिया, ओए नंबर 183 ऑफ 2012 का उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। अब आगे देखिए, दूसरी तरफ जो रेस्पोंडेंट के वकील साहब थे, उन्होंने क्या दलीलें दी। उन्होंने कहा, सिंस हस्बैंड ऑफ एप्लीकेंट वाज नॉट ए पेंशनर, यानी कि जो प्रार्थी हैं आज, उनके हस्बैंड स्वर्गीय पति पेंशनर नहीं थे, इसलिए उनको पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकती। उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दी, ऐसा कहा, और उसके सपोर्ट में उन्होंने कहा कि पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1961 पार्ट 1 का जो रूल है 212, वो ये डिफाइन करता है कि एप्लीकेंट इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन। दूसरा, हिज फर्दर सबमिशन इज दैट सिंस हस्बैंड ऑफ एप्लीकेंट हैड रेंडर्ड ओनली 2 years 6 months 15 days सर्विस विच इज inadequate to grant invalid pension in terms of, यहाँ पर भी उन्होंने एक रूल का हवाला दिया, और वो रूल क्या था, पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी रूल 1961 पार्ट 1 का 198 रूल का हवाला दिया। तो इस तरीके से एप्लीकेंट इज नॉट इंटाइटल फॉर द फैमिली पेंशन, उन्होंने ये कहा सपोर्टिंग में। आगे, ही फर्दर प्लीडेड दैट एप्लीकेंट हस्बैंड, यानी कि प्रार्थी का स्वर्गीय पति, वाज ए नॉन पेंशनर, देयरफॉर हिज सर्विस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि वो नॉन पेंशनर था, इसलिए उसके जो सर्विस डॉक्यूमेंट थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यानी जब कोई नॉन पेंशनर केस होता है तो उसके सर्विस डॉक्यूमेंट्स को 25 साल तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, सेफ कस्टडी में रखा जाता है, और 25 साल के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके लिए आप देखेंगे कि रेगुलेशन फॉर द आर्मी 1987 रिवाइज्ड एडिशन का जो पैरा नंबर 595 है, उसमें ये कहा गया है कि ये मैंडेटरी है, रिटायरमेंट के बाद उसके डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो कि नॉन पेंशनर है। इसलिए ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है इसको डिसमिस कर दिया जाए। इस तरीके से जज साहब ने दोनों पार्टीज के तर्क वितर्क जो उन्होंने दिए पक्ष और विपक्ष में, सबको सुना, और सुनने के बाद कहा कि एप्लीकेंट के जो स्वर्गीय पति थे, उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन की अपील थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। दूसरा, अब हमारे सामने सवाल ये है, क्या एप्लीकेंट को पारिवारिक पेंशन बनती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये उन्होंने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया। और आगे देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आई वो ये, सिंस एप्लीकेंट्स हस्बैंड, यानी प्रार्थी के स्वर्गीय पति, वो मेडिकली बोर्डेड आउट हुए थे बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो पेंशनेबल सर्विस का एंगेजमेंट है, टर्म्स हैं, उनसे पहले, ही डिस्चार्ज शुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस, यानी उसका जो डिस्चार्ज है उसको इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस ट्रीट करना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में यहाँ पर एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स 1982 का रूल 4 क्या कहता है, किस तरीके से परिभाषित करता है, वो यहाँ देखिए इसमें कहा गया है। इसमें बताया गया है, इस रूल के तहत स्पेशली जेसीओ और ओआर्स, यानी जवानों के और जेसीओ के संदर्भ में, और वो भी उनके समकक्ष जो एयरफोर्स और नेवी में होते हैं। जब एक जवान सेना के अंदर भर्ती हुआ तो वो सेफ वन में आया, स्वस्थ था, अगर वहाँ पर डॉक्टर का कोई नोट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, जब वो रिटायर्ड हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है किसी कारण से, बीमारी के कारण, तो वहाँ पर उसकी जो डिसेबिलिटी है सर्विस के कारण है, इसलिए ये कहा गया। और यहाँ पर क्या गया, डिस्चार्ज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर एंगेजमेंट विल बी डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिड आउट फ्रॉम द सर्विस,
यहाँ ये कहा गया कि उसको अगर ऐसी कंडीशन में वो डिस्चार्ज जाता है तो इनवैलिडेड आउट ऑफ सर्विस कहा जाएगा और उसको इस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। ये यहाँ रूल कहता है। इसके बाद जज साहब ने बहुत सारे और भी केसेस आए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए जिनमें ये डिसाइड हो चुका है कि सेना के अंदर सेफ वन आता है और आने के बाद अगर कोई बीमारी होती है, चाहे आप उसे नाना केस कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो सेना के जॉब के कारण ही कंसीडर की जाती है, तो वो एट्रीब्यूटेबल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हुए। अब उन्होंने जो ऑर्डर दिया, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन था उनका ओरिजिनल, उसको अलाउ कर दिया। उसमें दूसरा उन्होंने कहा, डायरेक्ट किया, निर्देशित किया रेस्पोंडेंट को कि आवश्यक जो कैलकुलेशन है उनके पेमेंट करने की, उसको फैसला करें, उसको कैलकुलेट करें और विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, यानी 3 महीने के समय के अंदर ये आदेश की कॉपी जब आपको मिल जाए, सर्टिफाइड कॉपी, तो उसके बाद विद इन 3 मंथ आपको पेमेंट करना है। और अगर आप फेल होते हो पेमेंट करने में तो फिर आपको 8% इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करना होगा पर एनम के हिसाब से। नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। और अगर कोई भी पेंडिंग मिसलेनियस एप्लीकेशंस है इस तरह के, तो उन सबको भी डिस्पोज ऑफ माना जाए। ये एप्लीकेशन, ये जो जजमेंट है उस सब पर लागू होता है। इस तरीके से 53 साल के बाद एक जवान जो बोर्ड आउट होकर निकल के आया फौज से, 40 साल 3 महीने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके 13 साल के बाद उसकी विडो ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ पर वकील साहब ने क्या क्या तथ्य पेश किए, किस तरीके से उनको ये पेंशन मिली 53 साल के बाद। इस तरह के अगर आपके कोई भी केस कहीं भी अटके हुए हैं, नोट इस तरीके के और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो ये मान के बिल्कुल भी ना बैठें कि आपका कहीं कोई हेल्प नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई क्लॉज निकलेगा। आप ज़रूर संपर्क करें किसी ना किसी अच्छे एडवोकेट से, अपने किसी पुराने उस पेंशनर से जिसने कोर्ट केस लड़ा है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ये मान के बैठ गए हों कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी या उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा या उनके साथ जो हुआ वो सब सही हुआ है। आपको खड़े होना पड़ेगा, अपना जो मुद्दा है उसको सामने लाना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल है जो 53 साल के बाद पेंशन ले सकती है एक विडो। तो फिर आप लोगों में से अगर कोई ऐसा है आपके अड़ोस पड़ोस में, तो उनको ज़रूर बताएं और उनकी मदद करें। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।